रहस्य, रोमांच। दीवार पर चित्र। छोटे से शहर का सबसे बड़ा घर था। 3 मंजिला, आलीशान, सुरुचिपूर्ण, रहने के लिए लगभग सभी सुविधाओं के साथ। इसका फर्श महंगे इटालियन मार्बल से बिछाया गया था। दीवारों को उत्तम दर्जे के पेंट से रंगा गया था। पर्दे शानदार रेशम के बने थे। विदेशी वास्तुकारों द्वारा डिजाइन किया गया एक स्विमिंग पूल और एक विशाल कार पोर्च था, जहां कोई भी एक समय में कम से कम 2 लग्जरी कारों को आसानी से ढूंढ सकता था। पूरी इमारत के आकर्षण का केंद्र इसका भव्य आगंतुक कक्ष था, जहां विशेष रूप से बने कुशन वाले सबसे महंगे फर्नीचर को सबसे अनुकरणीय तरीके से व्यवस्थित किया गया था। अपने तीसरे दशक में एक अच्छे दिखने वाले व्यक्ति का एक बड़ा चित्र दीवार से लटका हुआ था। उनके माथे के दाहिनी ओर गहरे घाव के निशान से उनकी सुंदरता कुछ हद तक कम हो गई थी, लेकिन फिर भी उस चित्र में वो करीब 30 बरस का नौजवान बहुत ही आकर्षक लग रहा था। जो कोई भी आगंतुक के कमरे में खुद को पाता, वह कमरे से बाहर निकलने से पहले सुरुचिपूर्ण चित्र पर एक नजर डालने का विरोध नहीं कर सकता। महान घर का स्वामित्व शहर के एक प्रसिद्ध व्यवसायी के पास था, जो अपनी कड़ी मेहनत और कुछ भाग्य के साथ इलाके में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरा था। वह एक विधुर था और उसकी एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। उस विशेष शाम में घर को सजाया गया था। दीवारों से अलग अलग रंगों की फ्लैश लाइटें टंगी थी और जैसे ही वे रात में चमकती थी, देखने के लिए एक शानदार दृश्य प्रस्तुत करती। ये व्यवसायी की छोटी बेटी की सगाई का दिन था और पूरा शहर इस समारोह को मनाने के लिए वहां इकट्ठा हुआ था। घर के बाईं ओर एक अस्थाई शेड बनाया गया था, जहां एक भव्य दावत होने वाली थी। व्यवसायी अपने व्यापारिक भागीदारों और अपने कुछ दोस्तों के साथ आगंतुक कक्ष में बैठा था। वो बातचीत कर रहे थे जब उनके एक दोस्त ने आगंतुक के कमरे की शैली के बारे में टिप्पणी की। दूसरी ओर बैठे दूसरे ने पूछा, आप जानते हैं दोस्तों, ये कमरा इतना आकर्षक क्यों है? आगंतुक के कमरे में मौजूद लोगों ने उत्सुकता से उसके चेहरे की ओर देखा। वो मुस्कुराया और कहा, यह चित्र है, कैसा भव्य चित्र है। उन्होंने सुंदर चित्र को देखते हुए कहा। कमरे में सभी ने चित्र की दिशा में देखा और तुरंत चित्र के आकर्षण करिश्मे को पाया। कमरे में सन्नाटा था। विपरीत दिशा में चुपचाप बैठे व्यापारी की ओर मुड़कर उसके मित्र ने पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि चित्र में अच्छा दिखने वाला आदमी कौन है मेरे दोस्त? उसने पूछा और कमरे में हर कोई दिलचस्पी भरी निगाहों से व्यापारी की ओर मुड़ गया। व्यापारी ने स्पष्ट रूप से नाराज होकर अपना गला ठीक किया और बहुत धीमी आवाज में कहा, ये मेरे पिता का चित्र है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि किसने इतना अद्भुत चित्र बनाया है जो अद्भुत आकर्षण के साथ है, लेकिन वो जो कोई भी हो, ये एक महान कार्य है। उसने शानदार चित्र को देखा और आह भरी। व्यापारी के मित्र, जो चित्र से बहुत आकर्षित हुए, ने टिप्पणी की, मैं आपसे पूरी तरह सहमत नहीं होऊंगा मेरे दोस्त। उन्होंने कहा, हालांकि मैं निश्चित रूप से उस कलाकार को श्रेय दूंगा जिसने इस तरह की उल्लेखनीय तस्वीर बनाई है। ये चेहरा है, उस चेहरे में कुछ है जो पूरी चीज का दिल है। ये वो चेहरा है जो हमारे मन को चुंबक की तरह आकर्षित करता है। ये इस कमरे में किसी को भी छोड़ने से पहले इसे देखने के लिए मजबूर करने की शक्ति रखता है, उसने कहा। अधिकांश आगंतुक आसानी से दृष्टिकोण से सहमत हो गए। व्यवसायी ने अब अपनी आंखें सुरुचिपूर्ण चित्र से हटा ली। उसने बोला, मेरे पिता की मृत्यु हो गई जब मैं इतना छोटा था कि मुझे उनका चेहरा देखना याद नहीं है। मेरी माँ ने हमेशा मुझसे कहा कि वो एक महान इंसान थे।
ये कहने के बाद व्यवसायी ने अपने दर्शकों की ओर देखा, क्योंकि वह केवल इतना जानता था कि उसने जो कहा वो बिल्कुल गलत था। उसके पिता चोर थे, इसलिए उसकी मां ने कहा था। वो गांव से भाग गया था जब व्यवसायी बहुत छोटा था और कभी वापस नहीं आया था। व्यापारी चोर का बेटा कहलाना नहीं चाहता। उसने चर्चा का विषय बदल दिया। दावत तैयार थी और आगंतुक कक्ष में सभी लोग इस उद्देश्य के लिए बनाए गए अस्थायी शेड में चले गए। व्यापारी वहां अकेला खड़ा था जब उसकी बूढ़ी मां धीरे से कमरे में चली गई और बोली, मैंने सुना कि तुमने क्या क्या कहा है। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। मैं और क्या कह सकता था? उसने गुस्से से पूछा। मैं चोर का बेटा कहलवाना नहीं चाहता, इससे मेरी कारोबारी छवि खराब होती है। तुम्हारे पिता एक चोर थे, उसकी मां ने कहा, लेकिन वो एक अच्छे इंसान थे। उसने कभी किसी को परेशान नहीं किया था, इसलिए उसे गांव से भागने के लिए मजबूर किया गया था। उसने जारी रखा। वो चोर थे तो थे, सबके लिए समस्या। वो बोला, तुमने हमेशा झूठ बोला है। उसने जवाब दिया और धीरे से अपने कमरे में चली गई। व्यवसायी वहां निश्चल खड़ा था, सोच रहा था। फिर वो बड़े शेड में चला गया। महत्वपूर्ण मेहमानों के लिए दावत समाप्त हो गई थी। विशाल शेड में प्रवेश करने के लिए गरीब लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वे शहर के सभी हिस्सों से आए थे और उनमें से किसी को भी आधिकारिक तौर पर आमंत्रित नहीं किया गया था। लगभग आधी रात का समय था जब पूरी पार्टी समाप्त हुई। व्यापारी ने अपने नौकरों से कहा कि अगर कोई और भी आए तो उसको भी खाना खिलाया जाए। फिर वो अपने बगीचे में टहलने लगा। और कोई भी दावत खाने नहीं आया। सेवकों में से एक को एक बहुत बूढ़ा आदमी याद आया, जिसे उसने शहर में घूमते हुए और पास की दुकान के फर्श पर सोते हुए देखा था। मैं उस बूढ़े आदमी की तलाश करूंगा, उसने अपने दोस्त से कहा। बेचारा, उसने अपने पूरे जीवन में इतनी बड़ी दावत नहीं खाई होगी। ये कहकर वो दुकान की तरफ चला गया उस बूढ़े को खोजने। बूढ़ा सोने की तैयारी कर रहा था। झुर्रीदार गाल, शुद्ध सफेद मूछें और बहुत लंबी दाढ़ी के साथ वो बहुत बूढ़ा था। उसने एक गंदा फटा हुआ कुर्ता पहना था। उसके सिर पर पगड़ी थी। उसके सामान से इतनी दुर्गंध आ रही थी कि सेवक कुछ दूर रह गया और बूढ़े आदमी को आवाज लगाने लगा, बाबा, क्या आपने अपना रात का खाना खा लिया है? नौकर ने जोर से कहा, अन्यथा बड़े घर के पिछवाड़े में आए और हम आपको एक शानदार रात का भोजन प्रदान करेंगे। तेज आवाज सुनकर बगीचे में टहल रहा व्यापारी गेट के पास गया तो उसने देखा कि नौकर दुकान के पास खड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? व्यापारी ने पूछा। सेवक मुड़ा। उसने अपने मालिक को देखा और कहा, मैं उस बूढ़े आदमी को घर आने और खाना खाने के लिए आमंत्रित कर रहा था मालिक। उसने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। आपको रात का खाना उस आदमी के पास ले जाना चाहिए था, व्यापारी ने ऊंची आवाज में कहा। तब तक पगड़ी वाला बूढ़ा, जिसने लगभग अपना माथा छिपा लिया था, जो वहां बैठा था और बातचीत सुन रहा था, धीमी कांपती आवाज में बोला, नहीं नहीं, बूढ़े ने कहा, मुझे आपके रात्रि भोज की आवश्यकता नहीं। मुझे आमंत्रित नहीं किया गया है। टिप्पणी सुनकर नौकर स्पष्ट रूप से हैरान था। उसने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। क्या घमंड है? वो चिल्लाया और घर लौट आया। अगली सुबह जब व्यापारी बाहर जा रहा था तब उसकी कार घर के गेट पर पहुंची तो उसने ड्राइवर को रुकने के लिए कहा। बूढ़ा अभी भी वहीं था, फर्श पर बैठा अपना सामान समेट रहा था। व्यवसायी ने लंबी दाढ़ी और पगड़ी के साथ दुबले पतले व्यक्ति को उत्सुकता से देखा। मैंने वो चेहरा देखा है, उसने सोचा, लेकिन वह याद नहीं कर सका। उसने सोचा और ड्राइवर को आगे बढ़ने के लिए कहा। दोपहर में व्यापारी को कुछ दस्तावेज लेने के लिए घर लौटना पड़ा, जिसे वह सुबह भूल गया था। उनकी बेटी अपनी एक सहेली के पास
एक संक्षिप्त मुलाकात के लिए गई थी। मौसम अच्छा होने के कारण व्यवसायी को घर तक टहलना अच्छा लगा। जब वो घर के गेट तक पहुंचा तो उसने देखा कि वो पगड़ी वाला बूढ़ा उसके घर की खिड़की से अंदर देख रहा था। वो चुपचाप जाकर बूढ़े के पीछे खड़ा हो गया ताकि देख सके कि बूढ़ा अंदर क्या देख रहा था। वो खिड़की से झांक रहा था और आगंतुक कमरे में कुछ देखने की कोशिश कर रहा था। व्यापारी अपनी उत्सुकता को रोक नहीं सका। तुम यहां क्या कर रहे हो बूढ़े आदमी? उसने बहुत तेज आवाज में पूछा। बूढ़े ने अपना सिर घुमाया और घर के मालिक को अपने सामने देखकर दंग रह गया। मैं बस एक नजर देखना चाहता था, वो कहने में कामयाब रहा। लेकिन व्यापारी जानता था कि कुछ और है। उसने बार बार उस बूढ़े से पूछा कि वो वहां क्या कर रहा था। बूढ़ा वहीं खड़ा था, निश्चल और चुप। अंत में व्यवसायी एक नौकर के लिए चिल्लाया और जब वह दिखाई दिया तो उसने उसे पुलिस को बुलाने के लिए कहा। नहीं नहीं, पुलिस को फोन न करे, बूढ़े ने कांपती आवाज में विनती की। उसने कहा, मेरा कोई नुकसान करने का इरादा नहीं है, मैं सब कुछ कहूंगा। तो फिर तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे थे? व्यवसायी ने पूछा। बूढ़ा थका हुआ लग रहा था, लेकिन वह कानाफूसी करने में कामयाब रहा। मैं एक कलाकार हूं, बूढ़े ने कहा। मैंने उस कमरे में रखी तस्वीर बनाई थी। मैं अपनी रचना पर एक नजर डालने की कोशिश कर रहा था। इस बार हैरान होने की बारी व्यापारी की थी। आखिर उसने खुद को संभाल लिया। उसने तुरंत ही अपने एक नौकर से कहा कि वो जल्दी से उसके डॉक्टर को ले आए। वो उस बूढ़े को अपने घर के अंदर ले गया। उसने तुरंत ही अपने दोस्तों को उस अनूठे अनुभव के बारे में फोन करके बता दिया। उसने कहा कि उसको वो चित्रकार मिल गया था जिसने उसके घर में दीवार पर टांगा हुआ उसके पिताजी की जवानी का चित्र बनाया था। कुछ ही देर में उसके घर में उस चित्रकार से मिलने के लिए उस व्यापारी के घर में दोस्तों का तांता लग गया। बूढ़ा भी तब तक संभल चुका था। उस शाम को व्यापारी ने उस प्रेरणादायी चित्रकार के सम्मान में एक पार्टी दी। उस पार्टी में व्यापारी ने कहा, मैं कला का बड़ा प्रशंसक हूं। मेरे घर में लगे उस शानदार चित्र को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसको बनाने वाला कितना बड़ा कलाकार होगा। आज उस कलाकार को इतने महान चित्र को बनाने के लिए मैं सम्मानित करना चाहता हूं। उसके बाद एक एक करके उसके कई दोस्तों ने उस चित्रकार की प्रशंसा की। अंत में व्यापारी ने बहुत ही निष्ठावान स्वर में कहा, मैं इस महान कलाकार को अपना बाकी का जीवन मेरे साथ मेरे इसी घर में बिताने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। पहले तो वो बूढ़ा नहीं माना, लेकिन फिर कुछ देर बाद वो उस घर में रहने को मान गया। कुछ दिन बीत गए। व्यापारी ने उस बूढ़े कलाकार के लिए घर का एक बड़ा हिस्सा तैयार करवा दिया था और उसकी सुविधा का हर सामान लगवा दिया था। एक दिन जब व्यापारी शाम को घर वापस आया तो उसने बूढ़े कलाकार के कमरे में से सुबकने की आवाज सुनी। वो कलाकार के कमरे की तरफ चल दिया। उसने खिड़की से अंदर झांक कर देखा। बूढ़ा कलाकार एक बड़े आईने के सामने खड़ा था और अपने चेहरे को देख रहा था। वो रो रहा था। उसके सर पर उसकी पगड़ी नहीं थी। तभी अचानक व्यापारी ने उसके माथे को ध्यान से देखा। व्यापारी ने देखा कि उस बूढ़े के माथे पर दाईं तरफ एक घाव का लंबा निशान था। व्यापारी तो ये देखकर सन्न रह गया। वो तुरंत ही अपने कमरे में चला गया। व्यापारी का दिमाग पूरी तरह से खंडित हो चुका था। वो कमरे में इधर उधर चहलकदमी करने लगा। कुछ देर बाद उसने निर्णय लिया और जोर से आवाज लगाकर एक नौकर को बुला लिया। उसने अपनी अलमारी से नोटों की 8-10 गड्डियां निकाली और नौकर को देकर कहा, तुरंत उस बूढ़े कलाकार के कमरे में जाओ और उसका सामान उठाओ और उसको रेलवे स्टेशन ले जाओ। उसको कुछ मत कहना और ना ही कुछ पूछना। उसको ये रुपए दे देना और कहना कि वो फिर कभी यहां वापस ना आए।
नौकर वो नोटों की गड्डियां लेकर बूढ़े के कमरे की तरफ चल दिया। अगले दिन जब व्यापारी के दोस्तों ने पूछा कि वो बूढ़ा कलाकार कहाँ था, तो व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, महान कलाकारों का कोई स्थायी घर नहीं होता है, वो तो दुनिया भर में घूमते रहते हैं, उनको घूमना अच्छा लगता है। दोस्त हैरान थे और व्यापारी उन लोगों से अपनी नम आंखों को छुपाने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि वो अपने चोर पिता से फिर कभी नहीं मिल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।